तो एक तो सबसे पहला पॉइंट कि yesterday I told you what yesterday I told you how to interpret the poem, and when you are going to interpret the poem, when you are going to assess the poem or evaluate the poem or understand the poem, what aspects you have to take, कौन कौन से पहलू पे आपको बात करना चाहिए। तो आई जस्ट टोल्ड यू देयर आर द टू एस्पेक्ट्स, दो एस्पेक्ट है। एक तो सबसे पहला पॉइंट जो मैंने बताया कि व्हाट हैज बीन सेड, क्या कहा गया था, और दूसरा चीज मैंने ये बताया हाउ हैज बीन सेड, दैट इज आल्सो नोन एज फॉर्म एंड कंटेंट। आई जस्ट टू या गुड इवनिंग जूनियर रकीम जी, गुड इवनिंग। So I just told you कि what has been said and how has been said. I told 2 points, दो important points पर हमने बात किया था। When I say कि what has been said, and it means that just I want to know subject matter, उसका विषय वस्तु क्या है, राइटर ने उसमें किसके बारे में बताया है, क्या बताया है। ये जो क्वेश्चन होता है, दिस पार्टिकुलर क्वेश्चन सीक्स व्हाट दिस पार्टिकुलर क्वेश्चन सीक्स आउट व्हाट हैज बीन सेड, क्या कहा गया है। तो क्या कहा गया है या क्या बताया गया है, इसका मतलब सीधे आप सब्जेक्ट मैटर पे बात कर रहे हैं। कौन से सब्जेक्ट मैटर, कौन से पर्सन्स को लेकर के बात की जा रही है, आप उसके बारे में जानना चाहते हैं। बट व्हेन यू से कि हाउ हैज बीन सेड, इट मीन दैट यू वांट टू नो टेक्निक, यू वांट टू नो वे ऑफ एक्सप्रेशन, यू वांट टू नो कि हाउ द थिंग्स हैव बीन प्रेजेंटेड। आप ये जानना चाहते हैं उन चीजों को प्रेजेंट कैसे किया गया है। तो मैंने बताया था कि यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो बात आती है, वो किससे शुरू होती है, वो टी एस एलियट से शुरू होगी। टी एस एलियट ने एक क्रिटिकल एसे लिखा था, उस क्रिटिकल एसे का नाम है ट्रेडिशन एंड द इंडिविजुअल टैलेंट। दैट क्रिटिकल एसे केम इन 1917। वो जो क्रिटिकल एसे आया था वो 1917 में आया था। उस क्रिटिकल एसे में ये बताया गया, उसका जो ट्रेडिशन एंड द इंडिविजुअल टैलेंट जो क्रिटिकल एसे था, उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था। मे आई नो व्हाट वाज दैट पॉइंट, उस क्रिटिकल एसे में किस पॉइंट को लेकर के बात की गई थी, मे आई नो। इम्पर्सनल थियरी, या इम्पर्सनल थियरी, अगर आपको याद होगा मैंने सबको बताया था कि टी एस एलियट का जो क्रिटिकल एसे है, वह जो एक ऐसा एसे है जिसमें ये चीज बताया गया है इम्पर्सनल थियरी। और इम्पर्सनल थियरी का क्या मतलब है, इम्पर्सनल थियरी का मतलब यही है कि व्हेन यू रीड द पोयम, first you should look out, या first you should try to see whether the poet talks about himself या or he hides his personality। जब भी आप कोई पोयम पढ़ रहे हैं, तो आपको उसमें ये देखना है कि पोएट अपने बारे में बात करता है या पोएट अपनी पर्सनालिटी को छिपाता है। तो आप ये देखेंगे कि इन पर्सनालिटी का मतलब कि द पोएट शुड द देयर इज नो पर्सनालिटी ऑफ द पोएट। व्हेन यू रीड द पोयम, यू डोंट फाइंड द पोएट, यू डोंट ट्राई टू नो अबाउट द पोएट। सबसे इंपॉर्टेंट पहलू उन्होंने ये कहा कि जब भी आप पोयम को समझिए, जब भी आप पोयम को जानने की कोशिश करिए, उसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट पहलू ये होना चाहिए कि राइटर की पर्सनालिटी नजर नहीं आना चाहिए। राइटर आपको अपने बारे में नहीं बात करना है। अगर राइटर अपने बारे में जो भी कहना चाहता है, वह किसकी हेल्प से कहेगा, ही विल टेक द हेल्प ऑफ एनी कैरेक्टर। अगर अगर मैं शमीम, अगर मैं कोई स्टोरी लिख रहा हूँ, तो ऐसा नहीं लिखना है मुझे कि जो राइटर है वही खुद अपने बारे में लिखे कि मैं जा रहा था तो मैं ऐसा कर रहा था। नो, नॉट एट ऑल, वहां मैं यूज नहीं करना है। इंस्टेड ऑफ आई और इंस्टेड ऑफ मैं, यू हैव टू क्रिएट, यू हैव टू इन्वेंट एनी कैरेक्टर। आपको कोई कैरेक्टर को क्रिएट करना है, किसी कैरेक्टर को इन्वेंट करना है। when the character is created or invented, when you put your thought with the help of that character, it becomes what, it becomes third person narrator। यह थर्ड पर्सन नरेटर बन जाता है। It means what the writer wants to tell to all of us, whatever you want to say, whatever you want to present, you have to say with the help of what, you have to say with the help of the character। You have to hide your personality, you don't have to present yourself in that particular poem, in that particular novel, in that particular story। जो भी आप कहना चाहते हैं, उसमें आपको खुद को, अपने आप को नहीं प्रेजेंट करना। आपकी पर्सनालिटी नहीं नजर आना चाहिए। अगर आपकी पर्सनालिटी नजर आ रही है, तो इसका मतलब आपके पास प्रेजेंट करने का तरीका नहीं है। तो सबसे पहला पॉइंट क्या होना चाहिए, एनी पोयम और एनी नॉवेल या एनी स्टोरी, उसमें जो है क्या होना चाहिए, उसमें सबसे पहली चीज की देयर शुड बी नो प्रेजेंस ऑफ द, देयर शुड नॉट बी एनी पर्सनालिटी ऑफ द पोएट। पोएट का, ऑथर का, राइटर का, नॉवलिस्ट का पर्सनालिटी नहीं होना चाहिए। जैसे जब मैं आपको डेविड कॉपरफील्ड पढ़ा रहा था,
तो मैंने बताया कि डेविड कॉपरफील्ड इज आल्सो एन ऑटोबायोग्राफिकल नॉवेल। ऑटोबायोग्राफिकल नॉवेल है जो कैरेक्टर डेविड है या किसकी लाइफ को प्रेजेंट करता है, यह डिकेंस की लाइफ को प्रेजेंट करता है। तो इसका मतलब कि डिकेंस ने अपनी लाइफ को प्रेजेंट करने के लिए किस कैरेक्टर का क्रिएशन किया, डेविड का को उन्होंने क्रिएट किया। अगर डिकेंस ने डेविड को ना क्रिएट किया होता, केवल वहां पे वो जो है डिकेंस, डेविड की जगह डिकेंस यूज किए होते या हर जगह आई का वर्ड यूज करते, तो शायद जो है लोगों की यह इतना अपील ना करता और ये लगता कि इट्स एन इंडिविजुअल प्रॉब्लम। तो जो बात आप कहना चाहते हैं वह इंडिविजुअल ना हो बल्कि वह जनरल हो, वह हर आदमी के लिए हो। इसके लिए यह जरूरी है कि वी हैव टू क्रिएट व्हाट, वी हैव टू क्रिएट अ कैरेक्टर, वी हैव टू क्रिएट अ सिचुएशन, वी हैव टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट। चाहे हम अपनी बात को जब भी रखें कोई सिचुएशन के माध्यम से, किसी ऑब्जेक्ट के माध्यम से, किसी कैरेक्टर के माध्यम से रखेंगे, तो हमारी पर्सनालिटी वहां पर नहीं होगी, बल्कि कौन नजर आएगा, वी विल बी बिहाइंड द कर्टन, हम पर्दे के पीछे होंगे, एंड बिफोर द कर्टन देयर विल बी अ कैरेक्टर, पर्दे के आगे एक कैरेक्टर होगा जो हमारी बात को कहेगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए, इफ देयर इज एनी डायरेक्टर एंड दैट डायरेक्टर जस्ट मेक्स एनी मूवी, तो इट मीन दैट कि दैट डायरेक्टर इज नॉट आल्सो एक्टर, वह डायरेक्टर एक्टर नहीं है, बट वट एवर ही प्रेजेंट, वट एवर ही सेज विद द हेल्प ऑफ एक्टर एंड एक्ट्रेस, वह एक्टर और एक्ट्रेस के माध्यम से कहता है। इसी तरह से जब मॉडर्न एज आया, तो मॉडर्न एज में ये चीज देखने की कोशिश की गई कि जो पोयम हम पढ़ रहे हैं, जो लिटरेचर हम पढ़ रहे हैं, क्या उसमें राइटर जो है खुद तो नहीं मौजूद है। अगर वह खुद मौजूद है, इसका मतलब दैट इज नॉट अ गुड पीस ऑफ लिटरेचर, वह लिटरेचर का एक अच्छा एग्जाम्पल नहीं है। तो राइटर या जितने लोग थे, उन्होंने इस चीज को फॉलो करने की कोशिश की कि वी शुड हाइड आवर पर्सनालिटी। एक पहला पॉइंट जो आपको लिखना है वह क्या है, थियरी ऑफ इम्पर्सनालिटी, थियरी ऑफ इम्पर्सनालिटी। और यह थियरी ऑफ इम्पर्सनालिटी किसके द्वारा दिया गया था, दिस थियरी ऑफ इम्पर्सनालिटी वाज गिवन बाय टी एस एलियट इन हिज क्रिटिकल एसे, और उस क्रिटिकल एसे का नाम क्या है, ट्रेडिशन एंड द इंडिविजुअल टैलेंट। व्हेन डिड इट पब्लिश, इट पब्लिश्ड इन 1917, 1917 में। तो ये जो एसे है इसमें क्या बताया गया, इसमें ये बताया गया कि राइटर शुड हाइड हिज पर्सनालिटी, राइटर को अपनी पर्सनालिटी को छिपाना है, राइटर शुड वर्क बिहाइंड द कर्टन, राइटर को पर्दे के पीछे काम करना, पर्दे के आगे किसी कैरेक्टर को उसको यूज करना। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, चीजें क्लियर हो रही है? या यू विल कम टू नो। इसीलिए जो है क्या किया, टीएस एलियट ने वर्ड्सवर्थ को क्रिटिसाइज किया कि वर्ड्सवर्थ की पोइट्री में सब्जेक्टिविटी है, वर्ड्सवर्थ की पोइट्री में क्या है, पर्सनालिटी नजर आती है, हर जगह वर्ड्सवर्थ खुद नजर आते हैं, वर्ड्सवर्थ ने कोई कैरेक्टर का बिल्डिंग अप नहीं किया। जैसे अगर आप टिंटन अबे पढ़ेंगे, टिंटन अबे में वर्ड्सवर्थ ने कहा 5 years हैव पास्ट, 5 summers विद द लेंथ एंड अगेन आई हियर, and again I hear. It means who is hearing? Wordsworth is hearing. Though with Wordsworth there is another character that is Dorothy Wordsworth. But Dorothy Wordsworth के बारे में उन्होंने narrate किया, उन्होंने बताया. But you will come to know कि such a type of poem has been objected by whom, such a type of poem या such a way of expression, such a way of writing has been objected by T.S. Eliot. T.S. Eliot ने इस पर ऑब्जेक्ट किया और टी.एस. एलियट ने कहा कि आपको अपनी पर्सनालिटी को क्या करना, प्रेजेंट करना है, आपके आपको अपनी पर्सनालिटी को बेहतरीन ढंग से रखने की कोशिश करना है। दिस इज व्हाट, दिस इज सब्जेक्टिव, दिस इज व्हाट, दिस इज थियरी ऑफ इम्पर्सनालिटी। यही चीज आपका क्या, थियरी ऑफ इम्पर्सनालिटी। तो व्हेन आई टॉक अबाउट थियरी ऑफ इम्पर्सनालिटी, या जब मॉडर्न पोयम आप इंटरप्रेट करते हैं, सबसे पहला चीज यही आता है कि वेदर राइटर हैज कंसील्ड हिज पर्सनालिटी आर नॉट, राइटर ने अपनी पर्सनालिटी को छुपाया है या नहीं, दिस इज द बेसिक क्वेश्चन, यह एक बेसिक क्वेश्चन है। दूसरा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, व्हेन द राइटर कंसील्स हिज पर्सनालिटी, तो राइटर ने अपनी पर्सनालिटी को छुपाने के लिए क्या तरीका अपनाया। जब वह तरीका अपनाता है तो वह क्या करेगा, वह कौन सा तरीका अपनाएगा, ऑब्जेक्टिव को रिलेटिव टेक्निक। और याद होगा मैंने आपको बताया था कि ऑब्जेक्टिव को रिलेटिव जो टेक्निक है, यह बात उन्होंने किसमें यूज किया है, यह बात उन्होंने हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम। मे आई नो कि व्हेन हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम केम, हैमलेट एंड 1919, 1919, 1919 ईस्वी में।
मैं जानना चाहता हूँ जब हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम आया, तो हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम जो है हैमलेट कैरेक्टर या शेक्सपियर के हैमलेट को लेकर के रखा गया, कहा गया, और ये कहा गया कि टीएस एलियट के द्वारा कि हैमलेट इज एन आर्टिस्टिक फेल्योर। यह एक ऐसा प्ले है जो फेलियर रहा, जो सक्सेसफुल नहीं हो पाया है। क्यों? कारण है कि इसमें ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव टेक्निक नहीं रही है। तो इफ आई से कि ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव टेक्निक, देन कैन यू टेल मी व्हाट इज ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव टेक्निक? इट्स अ टेक्निक विच इज यूज्ड टू हाइड द पर्सनालिटी ऑफ द ऑथर। यह एक ऐसी टेक्निक है जिसमें ऑथर अपनी पर्सनालिटी को छुपाता है। वह अपनी पर्सनालिटी को कैसे छुपाता है? द ऑथर हाइड्स हिज पर्सनालिटी बाय क्रिएटिंग सिचुएशन। द ऑथर हाइड्स हिज पर्सनालिटी बाय क्रिएटिंग कैरेक्टर, बाई जस्ट प्रेजेंटिंग इवेंट। कुछ इवेंट के माध्यम से, चेन ऑफ इवेंट, चेन ऑफ सिचुएशन, चेन ऑफ कैरेक्टर, ऑब्जेक्ट, इन सबको लेकर के वह अपनी बात को रखता है। और टीएस एलियट ने पाया कि शेक्सपियर जो है, जो इमोशन हैमलेट का था, उसको रखने के लिए उन्होंने प्रॉपर ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल नहीं किया, या उस सफिशियंट ऑब्जेक्ट हम नहीं पाते हैं। इसलिए उन्होंने कहा कि हैमलेट इज एन आर्टिस्टिक फेल्योर। सो व्हाट आई वांट टू से कि ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव यह एक ऐसी टेक्निक है जो किसने दिया? टीएस एलियट ने दिया अपने क्रिटिकल एसे। और वह क्रिटिकल एसे क्या है? हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम। लेकिन उस क्रिटिकल एसे की एक खासियत ये जरूर रही है कि ये टेक्निक हर जगह देखी जाने लगी। एनी पोएम इफ यू read any novel, then you try to find out कि whether objective correlative technique has been used or not. For example, इसको आप और कैसे समझ सकते हैं? मैं शमीम, अगर मैं बहुत ज्यादा गम में हूँ, अगर मैं बहुत ज्यादा दुख की कंडीशन में हूँ, तो मैं अपने गम और दुख को बयां करने के लिए मैं कुछ सिचुएशन क्रिएट करूंगा। वह सिचुएशन क्या हो सकता है? कोई कैरेक्टर हो सकता है। जैसे कोई कैरेक्टर क्या, टीएस एलियट ने लव सॉन्ग ऑफ जेलफ्रेड प्रूफ्राक पोयम लिखा, और उस पोयम में उन्होंने प्रूफ्राक कैरेक्टर को क्रिएट किया। उन्होंने जो मॉडर्न एज का यूथ है, या खुद टीएस एलियट आप कह सकते हैं, टीएस एलियट ने अपनी सारी प्रॉब्लम, सारी चीजों को किसके माध्यम से रखा? इनडायरेक्टली अगर मैं कहूँ कि खुद टीएस एलियट प्रूफ्राक, इनडायरेक्टली। तो टीएस एलियट ने उस आदमी की सिचुएशन को वहां पे प्रेजेंट किया हुआ है, जो है एक एक वुमेन को या गर्ल को प्रपोज तो करना चाहता है, लेकिन वो उसको प्रपोज इसलिए नहीं कर पाता कि वह, उसके अंदर क्या है? डिले इन एक्शन है, उसके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है। वह ये सोचता है कि जिसको मैं चाहता हूं, अगर मैं उसको प्रपोज कर दिया और अगर वो मुझे नहीं चाहेगी तो मेरे साथ क्या होगा, इस हालात को लेकर के। इसीलिए उन्होंने एक एक लाइन लिखा कि टू 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 प्रपोज द गर्ल मीन्स डिस्टर्ब द यूनिवर्स। किसी गर्ल को प्रपोज करने का मतलब पूरे ब्रह्मांड को डिस्टर्ब कर देना है। ब्रह्मांड को डिस्टर्ब करना, यह एक इमेज लिया गया। वह इमेज क्या है? कि अगर उसने डिनाई कर दिया, तो जो मेरा सपना है कि आई एम इन लव विद दैट गर्ल, इफ दैट गर्ल डिनाइज, इट मीन्स दैट कि मेरा पूरा डिस्टरबेंस हो जाएगा। तो इस पूरा डायलेमा को दिखाने के लिए उन्होंने तमाम इमेज ली है कि कैसे डिले इन एक्शन होता है। हाउ डू यू फाइंड डिले इन एक्शन? especially the image of cat who is rubbing its back, there is a dog who is licking द वाटर फ्रॉम अ ड्रेन। यू विल कम टू नो कि एक ऐसा सब चीजें, डिले इन एक्शन, फॉलिंग ऑफ द फॉग, तमाम चीजें। तो कैट का एग्जांपल लेकर, डॉग का एग्जांपल लेकर, फॉग का एग्जांपल लेकर, ब्रह्मांड को डिस्टर्ब करने का एग्जांपल लेकर, एक इंसेक्ट को लेकर के, खुद प्रूफराग की जो पर्सनालिटी की मैं बॉल्ड हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि वो लड़की मुझे देखे तो क्या कहेगी कि ये तो इतना एजेड है, बॉल्ड है, फिर मेरे पैर पतले हैं, फिर मैंने जो टाई जो मैंने जो है कोट पहना हुआ है वो तो जो महंगा नहीं है, वो क्या। तो अपनी बात को वो पोस्टपोन करने के लिए कितना तरीका, कितना बहाना अपनाया। ये जो तमाम बहाने और तरीके अपनाए गए, यही आपका क्या है? ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव है। कि आपने उसके डिले इन एक्शन को डायरेक्ट ये नहीं कहा कि उसके अंदर सामर्थ्य नहीं है, वह डर रहा है, वह ये नहीं सोचता कि लड़कियां, अगर उसने, उस लड़की ने उसको डिनाई कर दिया तब वह डिस्टर्ब हो जाएगा। इस तरह से डायरेक्ट नहीं कहा गया। इसी बात को रखने के लिए इनडायरेक्ट वे में क्या किया गया? ऑब्जेक्ट का सहारा लिया गया, कैरेक्टर का सहारा लिया गया, सिचुएशन का सहारा लिया गया। तो चेन ऑफ इवेंट्स, चेन ऑफ कैरेक्टर्स, चेन ऑफ सिचुएशन बना करके उस पूरी सिचुएशन को प्रेजेंट किया गया। मेरे ख्याल से ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा कि व्हाट इज ऑब्जेक्टिव को रिलेटिव। जब अगर आप अपनी बात को रखते हैं तो कैसे कोई रखता है? किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है? एनीवन?
आई एम गेटिंग ओनली द रिस्पॉन्स ऑफ रकीम जी, देर आर 28 पीपल, जस्ट आई वांट टू नो। किसी को कोई, ओ, 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 मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो मॉडर्न पोयम आप पढ़ रहे हैं, उस मॉडर्न पोयम में जिन थियरीज को आपको जानना है, उन थियरीज में सबसे पहला मैंने आपको थियरी ऑफ इम्पर्सनालिटी बताया। थियरी ऑफ इम्पर्सनालिटी मैंने ये बताया, यह एक ऐसा तरीका होता है जिसमें राइटर क्या करता है, पर्दे के पीछे काम करता है। अपनी इमोशंस और अपनी फीलिंग्स को वह डायरेक्ट नहीं रखता, वह जो भी कहता है किसी कैरेक्टर के माध्यम से वहां पे करता है। इसको क्या कहा जाता है, कंसीलिंग या हाइडिंग ऑफ पर्सनालिटी। किसका, मैं राइटर हूं, अगर मैं ही डायरेक्ट जो है, राइटर का मतलब क्या हो गया, डायरेक्टर। अगर डायरेक्टर खुद ही जो है क्या करेगा, आगे आकर के रोल प्ले करने लगेगा, तो लोग ये सोचेंगे कि यह इसकी इंडिविजुअल प्रॉब्लम है। आपको कोई भी प्रॉब्लम इंडिविजुअल नहीं बल्कि उसको जनरल बनाना है। उसको ये बनाना है कि इट्स द प्रॉब्लम ऑफ ऑल द पीपल। इसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, कोई कैरेक्टर क्रिएट करना पड़ता है, आपको अपनी पर्सनालिटी छिपानी पड़ती है। इतनी बात तो समझ में आ गई होगी। दूसरा चीज मैंने आपको दूसरा चीज मैंने आपको ये बताया कि एक और थियरी है जिसका नाम है ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव। यह एक एप्लीकेशन है। वह एप्लीकेशन क्या है, उसमें ये कहा जाता है कि आप जो भी बात रखना चाहते हैं, उस बात को रखने के लिए आप क्या करिए, आप तमाम तरह के तरीके आजमाइए और उन तरीकों के माध्यम से आप बात रखिए। वो तरीके क्या क्या हो सकते हैं, अगर आप डायरेक्ट रीडर से ये कहते हैं कि मैं बहुत परेशान हूं, तो वह बात रीडर को बहुत इफेक्टिव नहीं लगेगी। लेकिन अगर आप अपनी बात को इस तरह से रखते हैं कि मैं बहुत परेशान हूं और आप मेरी परेशानी को देख सकते हैं कि मेरे अपने गम में नदियां भी शरीक हो रही है, ऐसा लगता है कि जैसे नदियां भी गमगीन है, वे भी अपने जो है लहरों के साथ अपने मुहाने पे टकरा रही है। उनका टकराना जो है क्या है, ऐसा लगता है कि दे आर आल्सो पार्टिसिपेटिंग, जस्ट कि जो भी द मैन हु इज नो मोर इन दिस वर्ल्ड। तो ये जो मेरा अपना गम है, मेरा का मतलब यहाँ डायरेक्ट आथर की बात नहीं, जो कैरेक्टर है, अगर उसके गम को आप बता रहे हैं, उसके गम को चीजों को कर रहे हैं, तो यू हैव टू टेक सम ऑब्जेक्ट, सम सिचुएशन। जैसे मैंने प्रूफराक का एग्जांपल दिया कि प्रूफराक में डिले इन एक्शन है। वह अपनी बात को क्या करता है कि वह अपनी बात को, ही वांट्स टू प्रपोज अ गर्ल, बट ही इज अनेबल टू प्रपोज अ गर्ल बिकॉज ही डज नॉट हैव कॉन्फिडेंस। तो उसका जो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, जो उसके अंदर लैक ऑफ कम्युनिकेशन है, उस चीज को दर्शाने के लिए, उस चीज को बताने के लिए राइटर ने क्या किया हुआ, तमाम तरीके अपनाए, तमाम सिचुएशन क्रिएट किया हुआ, बताया हुआ है। जब पहली बार वह गर्ल्स को प्रपोज करने जाता है, तब वह देखता है कि एक डॉग है जो कि क्या कर रहा है, लिकिंग कर रहा है। लिकिंग कर रहा है इन द सेंस की गंदी नाली का पानी पी रहा है। फिर उसके बाद एक जो है कैट है, जो अपने जो है जिसके शरीर पे कुछ कीड़े हैं, वह उसको रबिंग कर रही है, मजलिंग कर रही है। फिर उसके बाद वो कहता है कि जब मुझे वो लड़कियां घूरेंगी, तो मैं इतना डर जाऊंगा कि ऐसा लगेगा कि जैसे मैं कोई कीड़ा हूं, और उस कीड़े को जो है क्या किया गया है, किसी जो है कील से लेकर के दीवार पे ठोक दिया गया और वो ऐसे से कांप रहा है। फिर वो कहता है कि लड़की को डिस्टर्ब करने का मतलब ब्रह्मांड को डिस्टर्ब कर, प्रपोज करने का मतलब ब्रह्मांड को प्रपोज करना है। उसके बाद वो क्या करता है, कहता है कि नहीं, आज मेरे अंदर ताकत नहीं, कल मैं आऊंगा चाय समोसा खा करके और तमाम चीजें खा के मेरे अंदर ताकत आ जाएगी, तब मैं प्रपोज करूंगा। ये सब चीजें, तो ये सब चीजें जितना सिचुएशन क्रिएट किया गया, वह क्या इंडिकेट करता है, उसका डिले इन एक्शन क्रिएट करता है कि ही डजेंट बिलीव। जो वो कहना चाहता है, वह क्या करना चाहता है, वह लड़की को प्रपोज तो करना चाहता है लेकिन उसके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है। तो राइटर ने उसके लैक ऑफ कॉन्फिडेंस को दिखाने के लिए उसने दिखाया कि उसके अंदर लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है। और इस चीज को कैसे आपको पता चलता है कि वह मेन मुद्दे पर नहीं आता, बल्कि वह क्या करता है, जब रास्ते में जा रहा है और सोचता है मुझे आज प्रपोज करना है, तभी जो उसको दिखाई पड़ता है कि कोई कुत्ता पानी पी रहा है, कोई कैट जो अपना मजलिंग कर रही, कहीं से फॉग जो है विंडो पेन से फॉलिंग कर रहा है। यू विल कम टू नो, ये सब जो चीजें हैं, आपका मेन मोटिव क्या है, आपका मेन मोटिव प्रपोज करना है। जब आपको प्रपोज करना है, तो उस समय आपके हाव भाव, आपके विचार, जैसा कि पोयम का नाम है लव सॉन्ग, तो लव सॉन्ग में क्या किसी को इस तरह के, वन हु इज इन रोमांटिक मूड, will he see such a type of thing? No, not at all. Those who are in romantic mood, they are in another world. They see only the beautiful thing, they see only the image of that particular woman, that particular girl, that particular lady whom he wants to propose.
बट इंस्टेड ऑफ द फेस ऑफ दैट लेडी, वह क्या करता है, वह उसको उसको डॉग दिखाई पड़ रहा, उसको कैट दिखाई पड़ रहा, उसको फॉग दिखाई पड़ रहा है, उसको जो है तमाम ऐसी चीजें दिखाई पड़ी। फिर कहता है कि अगर मैंने उसको प्रपोज करने गया, अगर वह मुझे देखी तो कहेगा इसके हाथ तो बड़े पतले हैं, पैर पतले हैं, ये तो गंजा है। और उसके बाद जो जो इसने टाई पहन रखी है, वो टाई बहुत ज्यादा सिंपल है। इस तरह के नेगेटिव ख्याल उसके माइंड में आते हैं, सब नेगेटिव ख्याल सी फाइंड। तो ये जो नेगेटिव ख्याल है, यह एक इमेज है, यह एक सिचुएशन क्रिएट की गई कि उसके अंदर कॉन्फिडेंस है ही नहीं प्रपोज करने के लिए। और फिर वो कहता है, नो आई हैव मीजर माई लाइफ विथ कॉफी स्पून, मैंने अपनी जिंदगी को कहाँ कहाँ खर्च किया मुझे पता है। कल मैं टुमारो आई विल टेक टी एंड टोस्ट, सब ज्यादा हो सकता है उड़ जाए, देन आई विल बी एबल टू प्रपोज द गर्ल। तो प्रपोजिंग द गर्ल यह एक इवेंट है, यह एक पॉइंट है। इस पॉइंट को करने के लिए वह कितने बहाने बनाता है, और वह जो बहाना है वह क्या इंडिकेट करता है, उसके अंदर लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है। लैक ऑफ, उसके अंदर एक तरह से जो है वह अपनी बात को सही से रख नहीं पाता, उसके अंदर हेजिटेशन है। तो इस हेजिटेशन को और इस प्रॉब्लम को दिखाने के लिए सोचिए राइटर ने कितना ब्यूटीफुली चीजों को सजाया है। तो टीएस एलियट एक कहते कि व्हेन यू प्रपोज एनी, सॉरी, व्हेन यू राइट एनीथिंग, या व्हेन यू वांट टू प्रेजेंट द प्रॉब्लम एनीवन, व्हेन यू वांट टू प्रेजेंट द प्रॉब्लम ऑफ एनीवन, यू हैव टू गो विद दिस थिंग। आपको इन सारे पॉइंट्स को लेकर के चलना चाहिए, इन सारे तरीकों को लेकर के चलना चाहिए। मेरे ख्याल से ये बात समझ में आ गई होगी। मुझे नहीं लगता कि ये बहुत सिंपल वे में आपको बता रहा हूँ कि ये चीजें, ये तो अभी जब लिटरेरी टर्म आएगा तो डिफिनीशन अलग टाइम दिया जाएगा, लेकिन आज आपको ये समझने की जरूरत है कि मॉडर्न पोयम को या किसी भी पोयम को कैसे इंटरप्रेट किया जा सकता है, उसमें क्या क्या ऑब्जेक्ट आपको ढूंढने हैं, पर्सनालिटी ढूंढना है कि पोएट अपने बारे में बात कर रहा है कि पोएट किसी कैरेक्टर के बारे में बात कर रहा है। जैसे अगर अगर आप ये सोचिए कि ड्रामेटिक मोनोलॉग पोयम आएगा, तो जब चूंकि मैं पढ़ा चुका इसलिए आपको ऐसा पता होगा। अगर कोई पोयम, कैसे आपको पता चलेगा ये पोयम ड्रामेटिक मोनोलॉग है? ये उस समय आपको पता चलेगा ना, जब आपको ये पता चलेगा कि इस पोयम में पोएट ने कोई कैरेक्टर क्रिएट किया हुआ है। ड्रामेटिक मोनोलॉग की खासियत यही होती है कि उसमें पोएट खुद कैरेक्टर नहीं होता, बल्कि वह कैरेक्टर को क्रिएट करता है। और क्रिएट करने के साथ साथ उसमें वही एक स्पीकर होगा और लोग लिसनर का काम करेंगे। अदर अदर कैरेक्टर्स, दे विल वर्क एज लिसनर, वे लिसनर का काम करेंगे। इतना कंफर्म हो रहा है। और फिर उसके बाद क्या होता है कि ड्रामेटिक मोनोलॉग में उसमें एक साइकोलॉजिकली जो है ये दिखाने की कोशिश की जाती है कि जो राइटर, जो कैरेक्टर क्रिएट किया गया है राइटर के द्वारा, व्हाट डज ही थिंक, वह सोचता क्या है, व्हाट डज ही थिंक, what the desire he has, what he wants to know, what he wants to express, penetration of human heart and soul, जो ह्यूमन हार्ट है, सोल है, माइंड है, उसमें क्या चल रहा है उसको जानने की कोशिश होती है। तो ये चीजें आपको कब पता चलता है? ये चीजें आपको तब पता चलता है जब आप क्या करते हैं, जब आपके माइंड में ये होता है कि ये जो है आपका ड्रामेटिक मोनोलॉग है। और वहीं पे ड्रामेटिक लिरिक और ड्रामेटिक मोनोलॉग में कितना बारीक डिफरेंस है। वहां पे जो है पोएट जो है क्या हो जाता है, स्पीकर हो जाता है। ये आपको अगर कोई भी पोयम है जो दी गई है, वहां तो लिखा नहीं रहेगा कि इट्स अ ड्रामेटिक मोनोलॉग। यू शुड ट्राई टू फाइंड आउट, you should try to find out कि whether the poem is dramatic monologue, whether the poem is dramatic lyric, poem dramatic monologue है, poem dramatic lyric है। आपको इसको फाइंड आउट करने की कोशिश करना है, ना कि एनी सेकंड पर्सन विल कम। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये कैसे पता चलेगा? व्हेन यू नो कि व्हाट टाइप ऑफ पोएम यू आर गेटिंग, जो पोएम आप पढ़ रहे हैं वो कैसे वो कर रहे हैं। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैंने बताया था, वो कौन सी चीज बताया था कि टीएस एलियट ये कहते हैं, उन्होंने मेटाफिजिकल पोएट लिखा, मेटाफिजिकल पोएट। मेटाफिजिकल पोएट्स में उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया, डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी। और उस डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी में, जो कि एक कॉन्सेप्ट आता है कब, 1921 में, उस क्रिटिकल एसे में टीएस एलियट ने कहा, डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी इट्स अ फ्रेज एंड इट रिफर्स टू व्हाट, इट रिफर्स टू दैट इट प्रोड्यूसेस बैड पोइट्री। यह कैसी पोइट्री को जन्म देता है? बैड पोइट्री को। क्यों? क्योंकि इसमें जो है इमोशन अलग चलता है, थॉट अलग चलता है। उन्होंने एक और बात कही, उन्होंने कही कि पोएट जो है एक ऐसा ग्रुप ऑफ पोएट है जो थॉट और इमोशन दोनों को कंबाइन किया हुआ है। उसको क्या कहा जाता है? उसको एसोसिएशन ऑफ पोइट्री कहा जाता है।
तो जब आप कोई पोयम ऐसा पढ़ेंगे जिसमें ये देखेंगे कि थॉट और रीजन या थॉट और इमोशन या इमोशन एंड रीजन ये कंबाइंड होकर के चलता है, तब आप वहां पे क्या करेंगे, हियर इज द टेक्निक ऑफ व्हाट, हियर इज द टेक्निक ऑफ एसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी। और जहां पे आपने देखेंगे प्रॉपर यूज ऑफ ऑब्जेक्ट, दैट इज ऑब्जेक्टिव को रिलेटिव। जहां पर आप ये देखेंगे कि वहां पर इम्पर्सनालिटी को छुपाया गया, तो वह थियरी ऑफ इम्पर्सनालिटी। इसका मतलब व्हेन यू रीड एनी पोयम यू फाइंड दिस थिंग, आपको इन सारी चीजों के साथ चलना है। थियरी ऑफ इम्पर्सनालिटी, ऑब्जेक्टिव को रिलेटिव, डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी। डिसोसिएशन का मतलब कि सेपरेशन ऑफ थॉट एंड इमोशन। जब डिसोसिएशन की जगह एसोसिएशन हो जाता है तो उसका मतलब क्या होता है, फ्यूजन ऑफ थॉट एंड इमोशन। इमोशन एंड थॉट को फ्यूजन किया गया। जस्ट आई वांट टू नो कि ये काम करने में कौन माहिर था, हु फ्यूज्ड इमोशन एंड रीजन, कैन यू टेल मी। कई बार मैंने बताया, टीएस इलियट ने जो क्रिटिकल एसे लिखा हुआ उसकी टाइटल में वो चीज नजर आती है। या मेटाफिजिकल पोएट जॉन डन ने मेटाफिजिकल पोएट्स जॉन या जॉन डन ने मेटाफिजिकल पोएट्स जॉन डन ने ये काम बहुत बेहतरीन ढंग से किया था, और ये क्वालिटी एलिजाबेथन पोएट्स में नहीं पाई जाती थी। जब टीएस एलियट आते हैं और वो जॉन डन को पढ़ते हैं तब उन्होंने कहा डन इज अ ग्रेट पोएट, डन इज अ ग्रेट पोएट। क्यों? क्योंकि डन में ये टैलेंट है। डन ने क्या किया हुआ, डन हैज फ्यूज्ड, क्या उन्होंने फ्यूजन ऑफ थॉट एंड इमोशन भी फाइंड, फ्यूजन ऑफ थॉट एंड इमोशन, ये डन की क्वालिटी रही है। So these are the important things which you find, these are the important things which you have to go। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूं, उसके बाद जो एक इंपॉर्टेंट क्रिटिक आते हैं वो कौन है, वो है आपके आई ए रिचर्ड्स। आई ए रिचर्ड्स ने एक कॉन्सेप्ट दिया, वह कॉन्सेप्ट क्या है, प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म। मैं थोड़ा सा बैक में चलता हूँ, किसी को दिक्कत तो नहीं हुई थी, बिकॉज बहुत ही सिंपल वे में मैंने चीजों को बताने की कोशिश की है। क्या किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई है? नाउ आर यू गेटिंग माई वॉइस? Okay, 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 that doesn't matter. So what I want to say, what I want to tell you कि when I was telling you कि पास्ट की सारी चीजें समझ में आ गई ना, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं। तीनों पॉइंट ध्यान में रखना, थियरी ऑफ इम्पर्सनालिटी, ऑब्जेक्टिव को रिलेटिव, और एसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी। ये तीनों बात इन्होंने किया, टीएस एलियट ने किया है। किसमें किया? तीन क्रिटिकल एसे में किया है। और जब भी आप किसी पोयम को समझेंगे पढ़ेंगे, अगर आप ये पॉइंट उसमें पाते हैं तो ये आपको मेंशन करने की जरूरत है। बच्चों को पता होना चाहिए, उनको बताने की जरूरत, स्पेशली ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में व्हेन यू टेक क्लास। कि कोई प्रॉब्लम? नो, नॉट एट ऑल, आई थिंक देयर इज नो प्रॉब्लम, क्योंकि बहुत सिंपल वे में यू हैव गॉन। या कोई प्रॉब्लम हो तो यू कैन से। impersonal theory is a theory and objective correlative is a technique। Objective correlative is a technique to hide the personality, and when the personality is hidden, then that theory is known as impersonal theory, theory of impersonality। एक तो थियरी हो गई, और एक ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव क्या हो गया, वो तरीका हो गया कि कैसे आपको अपनी जो है पर्सनालिटी को हाइड करना है। वो तो थियरी हो गई, वो तो थियरी हो गई, ये तरीका उन्होंने बताया वहां पे। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट आई आई जस्ट वांट टू टेल यू दैट्स हाईली सिग्निफिकेंट। एक क्रिटिक आते हैं जिनका नाम है आई ए रिचर्ड्स। जो आई ए रिचर्ड्स है,
आइए, रिचर्ड्स ने बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताई है, वो कौन सी चीज रही, वो रही है प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म। व्हाट वाज दैट थिंग? प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म। एंड यू विल कम टू नो कि जो प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म रहा है, इसके पर उन्होंने एक किताब भी लिखा, प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म व्हिच केम इन 1929। प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म में उन्होंने दो या तीन बातें बहुत अच्छी बताई है। उन्होंने सबसे पहले ये चीज कहा कि वी शुड ट्राई टू स्टडी अ पोयम साइंटिफिकली। तो प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म इज व्हाट? Practical criticism is an art to study the poem scientifically. Write down this point. Practical criticism is an art to study the poem scientifically and mechanically. द्वितीय शब्द है साइंटिफिकली एंड मैकेनिकली। अब आप ये देखिए कि इन्होंने क्या किया कि प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म लाया, और जितने लोग भी यहाँ पे क्लास अटेंड कर रहे हैं, दोज हु हैव डन पोस्ट ग्रेजुएशन, उनको ये पता होगा कि प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म एमए फाइनल ईयर में, कहीं कहीं पे एमए प्रीवियस में, कहीं कहीं पे थर्ड ईयर में भी प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म एक पूरा यूनिट होती थी। और वो कितना सिग्निफिकेंट है और कितना हमने उस पर काम किया। हमने का मतलब हम सारे लोगों ने रियली में कुछ किया कि नहीं किया, कुछ सीखे कि नहीं सीखे। लेकिन वी आर वेरी लकी, खासकर स्टूडेंट्स ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद, दे आर वेरी लकी, दे फाउंड प्रोफेसर लक्ष्मी राज शर्मा, जिन्होंने बहुत बताया। मुझे लगता है चाहे टीपू जी वहां से किए होंगे, चाहे जिन लोगों ने भी किया होगा, उन्होंने बहुत बेहतरीन ढंग से जो है बताया कि हाउ यू कैन अंडरस्टैंड प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म। आज भी वो फेसबुक पे कई क्लास उन्होंने डिलीवर किया, उसी से कुछ ना कुछ रिलेटेड रहा। So one thing I want to tell you, when you go with practical criticism, इस practical criticism ये कहा कि एक पोयम को साइंटिफिकली स्टडी करना है और मैकेनिकली स्टडी करना है। When you study the poem scientifically and mechanically, it means that what? It means that you are a critic. जैसे रीडर हो गए, तो रीडर इज व्हाट? रीडर इज अ क्रिटिक। रीडर इज रीडिंग द पोयम टू क्रिटिसाइज इट। जब आपका एक्सप्लेनेशन आता है, तो एक्सप्लेनेशन में आपको क्या करते हैं? आप ये कहते हैं कि रेफरेंस होगा, कॉन्टेक्स्ट होगा, कमेंट होगा, और कमेंट में क्या? क्रिटिकल कमेंट। ऐड क्रिटिकल कमेंट वेयर एवर नेसेसरी। क्रिटिकल कमेंट जोड़िए जहां जरूरत हो। तो इसके पहले जब आप लिखते थे कोई बात, तो आप क्या करते थे? रेफरेंस में आप लिखते थे दीज लाइंस हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोयम, उसके बाद रिटन बाय इनके इनके, उसके बाद कॉन्टेक्स्ट में लिखते थे इन दिस लाइन या इन दिस स्टैंजा पोएट सेज। अब सवाल ये उठता है कि पोएट सेज, ये कैसे आपको पता चला कि पोएट यही बात कह रहा है? ये कॉमन सी चीज है कि आर यू द रिलेटिव ऑफ द पोएट? आर यू वेरी क्लोज टू द पोएट? पोएट जो है 17वीं शताब्दी में लिख करके मर चुका, आपके कान में बता के गया था, तब आप पैदा भी नहीं हुए होंगे। हाउ कैन यू क्लेम कि पोएट इज सेइंग दिस और दैट? यू कॉन्ट क्लेम एट ऑल। ये जो टेक्निक है कि जब आप जो है पहले इंटरमीडिएट में होंगे, काका थ्री और कौन सी काका उका आती थी, उसमें सीधे सीधे लिखा जाता था पोएट से। इसका मतलब कि सर्टिफिकेट हैज बीन गिवन बाय पोएट कि आई हैव सेड दिस। जो पोइट्री होता है उसकी मल्टीपल मीनिंग निकलती है, ए भी मीनिंग, ए भी मीनिंग, ए भी मीनिंग। जब आप कोई स्टेटमेंट लिखते हैं कि पोएट से, इसका मतलब आप केवल एक मीनिंग पर बात कर रहे हैं, तो उसमें कैसे एक मीनिंग हो सकता है? इसलिए इस पर ऑब्जेक्शन किया गया, और तब से ये हुआ कि नो, प्रोबेबली पोएट सेज, it seems, perhaps poet says this, perhaps poets want to say this। ये चीज जोड़ा गया, प्रोबेबली, परहैप्स, इट सीम्स, इसको जोड़ा गया, और एक की चीज आया मार्केट में, और तब लोगों ने जो द पीपल स्टार्टेड टू से कि वेन एवर यू से एनीथिंग, वेन एवर यू एक्सप्रेस एनीथिंग, यू हैव टू से हाउ, you have to say using these words, probably poet says, perhaps poet says, it seems that the poet wants to say this or that। I think you are getting my point। दूसरा एक, या दूसरा दूसरा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये किया गया कि अगर किसी पोएट, किसी बच्चे को, जैसे अगर आपने अभी तक जो सिलेबस में पढ़ा,
उस सिलेबस में आपके यहाँ जब पोयम आप पढ़ते हैं तो उस पोयम में दोनों चीजें दी रहती है, टाइटल ऑफ द पोयम दिया रहता है और टाइटल ऑफ द पोयम के साथ साथ टाइटल ऑफ द पोयम दिया रहता है, टाइटल ऑफ द पोयम के साथ साथ अबाउट द आथर, आथर के बारे में भी दिया रहता है। दो चीजें आप पाते हैं, क्या पाते हैं? टाइटल ऑफ द पोयम पाते हैं और ये भी पाते हैं कि इसको किसने लिखा। आप ये बताइए कि अगर मैं डोवर बीच जो पोयम है, अगर मैं डोवर बीच पोयम के आथर का ना तो नाम मैं आपको दूं और ना मैं ये बताऊं कि इस पोयम का नाम डोवर बीच है, उसका आथर का नाम हटा दूं और सब कुछ हटा दूं और मैं आपको दे दूं और मैं ये कहूं कि आप इस पोयम को पढ़िए और मुझे बताइए कि पोयट इसमें क्या बताना चाहता है, तब आपका दिमाग थोड़ा सा जाएगा कि ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है। आप जब को आपको ये बता दिया जाता है कि दिस पोयम हैज बीन रिटेन बाय हुम, दिस पोयम हैज बीन रिटेन बाय मैथ्यू अर्नल्ड, इस पोयम का नाम डोवर बीच है, यह विक्टोरियन एज के पोएट है, तब आप एक लिमिटेड दायरे में इस पोयम की डिफिनेशन देते हैं, डिफाइन करते हैं, एक्सप्लेन करते, नॉट डिफाइन, एक्सप्लेन करते हैं कि विक्टोरियन एज के है तो इसमें एलियनेशन है, लोनलीनेस है, साइंस और रिलीजन का कॉन्फ्लिक्ट है, ये सब बातें आती है। इफ आई डोंट टेल यू कि ये पोयम का नाम डोवर बीच है, इफ आई डोंट टेल यू कि इसके राइटर मैथ्यू अर्नोल्ड है, इफ आई डोंट टेल यू कि मैथ्यू अर्नोल्ड पिसिमिस्टिक पोएट थे, इफ आई डोंट टेल यू कि मैथ्यू अर्नोल्ड विक्टोरियन एज के पोएट रहे हैं, और मैं जो है क्या करूं, 20 बच्चे मेरी क्लास में है, मैं सबको फोटोकॉपी करा के दे दूं, उस फोटोकॉपी में ना तो टाइटल ऑफ द पोयम है, ना टाइटल ऑफ द आथर है, ना तो आपको आथर की एज के बारे में पता, मतलब आथर के बारे में कोई जानकारी नहीं है, और मैं कहूं कि आप इसको अपने घर पर ले जाइए, पढ़ करके आप आइए कि पोएट इसमें क्या बताना चाहता है। आप ये बताइए, जब आप उसको पढ़ के आएंगे, यही तरीका उन्होंने अपनाया, कौन अपनाया? आइए रिचर्ड्स ने, उन्होंने पोयम को समझने के लिए पूरी एक साइंटिफिक लेबोरेटरी बनाई। वो बच्चों को बुलाते थे क्लास में और कभी ये नहीं कहते थे कि तुम्हें कल ये पढ़ करके आना है, मैं तुम्हें क्लास में ये पढ़ाऊंगा। एक उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया कि बच्चों को मैं सडन जा करके ये चीज दूंगा, बेटा इसको पढ़ो और पढ़ने के बाद क्या करो, इसके बारे में सोचो और जा करके अपना आप डिस्कस करो आपस में, चाहे डिस्कस करके आओ चाहे जो। जब बच्चे एक हफ्ते बाद आए उस चीज को पढ़ करके, तो उन लोगों ने, सब ने जितनी भी बातें बताई, किसी ने कहा इसमें पोयट ये बताता है, इसमें पोयट ये बताता है, इसमें पोयट ये बताता है, इसमें पोयट, तब क्या वहां पे निकल करके आया कि जो पोयम बच्चों को दी गई, उस पोयम में मल्टीपल मीनिंग निकल करके आई, हर बच्चे ने अलग अलग ढंग से डिफिनेशन भी बताई, एक्सप्लेन किया और सारा एक्सप्लेनेशन सही था। ये तो पता चला कि पोयम में जो है क्या कहता है कि पोयम में पोयट ये जरूर बताता है कि लोगों में क्या है, विश्वास की कमी है, लोगों में लव की कमी है। ये जो विश्वास की कमी, लव की कमी है, इसको बताने के लिए पोयट ने कैसे क्या किया, ये एक तो कॉमन पॉइंट हो जाएगा। लेकिन यह विश्वास की कमी किसकी वजह से है, केवल यही जोड़ देना कि उस समय साइंस का जमाना था, इंडस्ट्री आ चुकी थी, लोग जो है रिलीजन की ओर, ये कहाँ पोयम में लिखा गया? क्या मैथ्यू किसी लाइन में लिखा कि लोगों में सर्टिट्यूड की कमी है, विश्वास की कमी है, लोग हेल्प करने के लिए तैयार नहीं, बिकॉज दे बिकेम साइंटिफिकली स्ट्रांग, या दे फॉलोड साइंस, दे डोंट हैव एनी बिलीफ इन इन गॉड रिलीजन? क्या ये लाइन कहीं पे लिखा गया जो हम एक्सप्लेनेशन करते हैं? क्यों करते हैं ऐसा? क्योंकि हमें पता है कि मैथ्यू अर्नाल्ड ने लिखा है विक्टोरियन एज का, विक्टोरियन एज का ये ट्रेंड्स और मूवमेंट रहा है, इस लिहाज से हम एक्सप्लेनेशन करते हैं। अगर वो पोयम ये कह दिया जाए 21st सेंचुरी में लिखी गई, तब आप क्या कहेंगे? क्योंकि आपको पता ही नहीं किसने लिखा, आप तो ये कहेंगे पोयम 21st सेंचुरी में लिखी गई। तब ये चीज होता है कि उसका जब एक्सप्लेनेशन हुआ, तब उस एक्सप्लेनेशन के लिए वैसे ही साक्ष्य इकट्ठे किए गए जैसे सीआईडी किसी केस को सॉल्व करने के लिए साक्ष्य इकट्ठा करती है। जब आप ये कहते हैं कि इस पोयम में सर ऐसा लगता है कि पोएट ये बताना चाहता है लोगों में विश्वास की कमी है, आइए रिचर्ड ने पूछा बेटा किस लाइन में, कहां पर, कौन सा ऐसा वर्ड पोएट ने यूज किया जहां पे आपको ऐसा लगता है कि लोगों में ऐसा माहौल उस समय का था, उसमें विश्वास की कमी थी? तब बच्चों ने कहा सर दिस इज द पार्टिकुलर लाइन, सर्टिट्यूड नार हेल्प इन पेन, नार हेल्प इन पेन। और यह जो विश्वास की कमी थी, इसकी कमी के कई रीजन हो सकते हैं, केवल एक ही रीजन नहीं हो सकता है कि साइंटिफिक अप्रोच था, इंडस्ट्रियल लाइफ थी, उसके पीछे कई रीजन हो सकते हैं। लोगों का इंडिविजुअल रिलेशनशिप भी बेहतर नहीं रहा, लोग मैकेनिकल बने, लोगों के अंदर कैपिटलिस्टिक सोच आई,
तो आप ये सोचिए कि जिस पोयम को मैंने आपको पढ़ाया था, उस पोयम को पढ़ाने का नजरिया और उस पोयम को पढ़ने का नजरिया प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म के थ्रू कैसे बदल जा रहा है। तब उन्होंने कहा बेटा आप ये बताइए कि इस जो पोयम दी गई है, इस पोयम को समझने के लिए मेरे पास दो तरीके हैं। आपको दो चीजों पर बात करनी है। आपको बात करना है कंटेंट पर। कंटेंट का मतलब कि पोयम में क्या कहा गया है। तब पता चली कि पोयम में परहैप्स एक पिसिमिस्टिक नोट है। देर इज अ पिसिमिज्म, या देर इज ह्यूमन मिजरी, देर इज पेन, एंड पेन इज, it's not an individual pain, it's the pain of the society, it's the pain of the mass. Perhaps the poet is telling that the people that time, they were not satisfied the society in which they were living, they were not satisfied with the particular जो उसका एक सोशल नाम था उससे, they were unsatisfied probably। मैं कौन सा वर्ड यूज कर रहा हूँ कि शायद कभी बताना चाहता हूँ द पीपल वर अनसेटिस्फाइड। अगर जो है आपको प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म ना पता हो, सीधे सीधे यही आप लिखेंगे कि पोएट सेज द पीपल वर अनसेटिस्फाइड, द पीपल वर नॉट हैप्पी, द पीपल वर अल्टीमेटली वर्ड, they were ultimately passing a very pessimistic life because the society was brutal, because the society was a scientific and mechanical society, it's a capitalistic society। वही चीज आती है कि क्यों पोएट सेज आपने क्यों कह दिया। तो उन्होंने कहा कि जो भी आप करें ये भी सही, ये भी सही, ये भी सही। क्यों? क्योंकि पोइट्री में मल्टीपल मीनिंग निकलती है, और आपको जितनी भी पोइट्री में बातें करनी है वो केवल जो पोयम में शब्द लिखे गए हैं उसी को लेकर के बात करनी है। इस टेक्निक को क्या कहा जाता है? वर्ड्स ऑन द पेज। नोट डाउन दिस पॉइंट, नोट डाउन दिस पॉइंट, वर्ड्स ऑन द पेज। So you get the point, what you get the point कि this is very important, words on the page। वर्ड्स ऑन द पेज का क्या मतलब है? पोयम में जो कुछ भी लिखा गया, डोवर बीच पोयम में जो कुछ भी लिखा गया, जितना लिखा गया उसी की लाइट पे आपको पोयम का एक्सप्लेनेशन करना है। आपको बाहर जाके एक्सप्लेनेशन नहीं करना है कि इस पोयम के राइटर ये थे, उनकी जिंदगी में कोई बिलव्ड आई थी, वह जो है लव उनका टूट गया और वह खुद डिससेटिस्फाइड थे। इसका मतलब आप पोयम की कौन सी एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं? पोयम का आप बायोग्राफिकल एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं। यू आर एक्सप्लेनिंग द पोयम इन द लाइट ऑफ द पोयम। जो न्यू क्रिटिसिज्म है प्लस प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म है, उन्होंने कहा कि पोयम शुड नॉट बी एक्सप्लेन्ड इन द लाइट ऑफ द बायोग्राफी ऑफ द पोयम। नो बायोग्राफिकल, ये पॉइंट आप लिख लीजिएगा, नो बायोग्राफिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ द पोयम। नो बायोग्राफिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ द पोयम। तीसरा मेरी बातें क्लियर हो रही है? किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नो बायोग्राफिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ द पोयम मतलब किसी भी पोयम के एक्सप्लेनेशन के लिए राइटर की जिंदगी को सामने नहीं लाना है कि राइटर की जिंदगी में क्या हुआ, क्योंकि आपको केवल टेक्स्ट तक ही सीमित रहना है, पोयम तक ही सीमित रहना है। पोयम में जो वर्ड यूज किए गए, जो कामा लगाया गया, जो फुल स्टॉप लगाया गया, बस वही आपके लिए सब कुछ है। वही कंटेंट आपका, उसी कंटेंट में रह करके आपको बात करनी है। नो बायोग्राफिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ द पोयम। और बायोग्राफिकल के साथ साथ आपको ये नहीं समझना है कि पोयम किस सोसाइटी में लिखी गई, क्या जमाना रहा होगा, क्योंकि ये सब चीजें वहां पे मेंशन नहीं की गई आपको। ना तो राइटर का नाम मेंशन किया गया, ना आपको ये पता राइटर कब पैदा हुआ, राइटर कब मरा, ना ही आपको टाइटल दिया गया। आपको एक पोयम मैंने दे दिया, पीस ऑफ वो लिटरेचर है, पढ़िए आप। और पढ़ने के बाद आपको क्या लगता है? अगर आपको ये पोयम मैं दे दूं कि जैसे एक एक लाइन अगर जो सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखा है कि खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, तो झांसी वाली रानी का मतलब ये चीज हो जाता है कि वहां पे समझ में आ जाता है। अगर जो है ये चीज मैं वहां पे लिख देता, खूब लड़ी मर्दानी वह तो भारत की रानी थी,
एक मैं, झांसी की रानी ना करता तो भारत की रानी, तो क्या भारत की रानी में एक ही वीर रानी रही है? आपका एक्सप्लेनेशन कहाँ जाता? क्या आप ये कहते कि पोयट, तब आप तुरंत ये जरूर कहते कि शायद पोयट झांसी की रानी के बारे में बात कर रहा है, शायद पोयट रजिया सुल्तान के बारे में बात कर रहा है, शायद पोयट बेगम हजरत महल के बारे में बात कर रहा है। आपका तरीका बदल जाता कि नहीं बदल? सो व्हाट आई वांट टू से कि मल्टीपल मीनिंग, पोयम में कभी एक मीनिंग नहीं होता, मल्टीपल मीनिंग। ये भी सही है, वो भी सही है, वो भी सही है। जैक्स देरेदा जब आते हैं, जो फादर ऑफ डीकंस्ट्रक्शन है, जैक्स देरेदा जब वो आते हैं, वो ये कहते हैं कि जो पोयम है, यह पोयम की मीनिंग ऐसे ही है जैसे कोई पंखा, अगर एक एग्जांपल मैं दूं कि जैसे अगर कोई पंखा है, वह पंखा सेंटर में रहता है और वह मूव करता है। आप जब पंखा मूव करता है तो आप ये नहीं बता सकते कि उस पंखे, वो पंखा कहाँ मूव कर रहा है, कहाँ नहीं कर रहा है। पंखा हर समय मूव कर रहा है। इसी तरह से पोइट्री की मीनिंग हर समय मूव करती रहती, चलती रहती, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, सब कुछ। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि उन्होंने कहा जब आप पोयम को इंटरप्रेट करिए तो उसमें सोसाइटी को ना ऐड करिए, आथर को ना ऐड करिए, सोसाइटी को ना ऐड करिए। मतलब सोशल बैकग्राउंड, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, कल्चरल बैकग्राउंड, वो सब लाने की जरूरत नहीं है। जो कुछ भी टेक्स्ट में लिखा गया है उसी को, इसका मतलब उनकी नजर में क्या हो गया? टेक्स्ट बिकेम प्राइमरी, आथर बिकेम सेकेंडरी। ये पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा। प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म में टेक्स्ट बिकेम प्राइमरी एंड आथर बिकेम सेकेंडरी। देखिए थोड़ा सा ये चीजें थियोरेटिकल है, ऐसा नहीं है कि, मुझे नहीं लगता कि नाउ इन दिस स्टेज यू आर गेटिंग बोर, बोर और तो आप नहीं हो रहे होंगे, मुझे भी ऐसा लग रहा है। थोड़ा सा थियोरेटिकल है, लेकिन अगर आप इसको समझ लेंगे तो पूरी जिंदगी में आपके पढ़ाने का नजरिया बदल जाएगा। इसलिए ये जरूरी है कि इस टेक्निक को हम सबको पता होना चाहिए। तो जब प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म आया तो क्या क्या डिनाई किया गया? बायोग्राफिकल स्टडी ऑफ द पोयम, उसका सोशल या पॉलिटिकल या कल्चरल रिलेशनशिप जाकर के जोड़ना, नो, पोयम ही सब कुछ है। और जब पोयम सब कुछ है तो उसके लिए कौन सा वर्ड यूज किया गया? वर्ड्स ऑन द पेज। तब आइए रिचर्ड्स कहते हैं कि अगर आपको किसी पोयम को पढ़ना है, समझना है, तो आपको जो तरीका अपनाना पड़ेगा वह क्या होगा? स्लो रीडिंग ऑफ प्रोसेस, स्लो रीडिंग, SLOW। आपको पोयम को बहुत स्लोली पढ़ना, ग्रेजुअली और स्लोली यू हैव टू रीड द पोयम। आपको पोयम को जो पढ़ना है वह स्लोली पढ़ना है या ग्रेजुअली पढ़ना है। जब आप पोयम को स्लोली पढ़ेंगे, जब आप पोयम को ग्रेजुअली पढ़ेंगे, तब आपको जो है क्या होगा, ये पता चलेगा, यू विल कम टू नो कि इसकी क्या मीनिंग निकल रही है। क्योंकि पोयम में इतना डीप होता है, पोयम, उसकी मीनिंग इतनी डीप में होती है कि बहुत कुछ वहां पे ठहराव भी कुछ इशारा करता है। उसमें इमेज होता है, सिंबल होता है, वह इमेज और सिंबल इशारा करता है, फिगर्स ऑफ स्पीच होती, वह कुछ इशारा करती है। जस्ट आई वांट टू नो कि केडी सर का क्लास कितनी बजे से है एंड व्हाट द टाइम? 7:29। नाउ वी हैव टाइम, वी कैन टेक, बस 2 मिनट में मैं वो करूंगा। तो एक तो मैंने आपको पॉइंट ये बताया कि आपको क्या करना है कि स्लो रीडिंग, ग्रेजुअली और स्लो रीडिंग। उन्होंने कहा व्हेन यू रीड द पोएम, आपको स्लोली या ग्रेजुअली चलना है। जब ये आप स्लोली या ग्रेजुअली चलेंगे तब आपको ठहर ठहर करके उसका पंक्चुएशन, फुल स्टॉप, कामा, जो कुछ भी है, इमेज, सिंबल, वह आपको मैसेज देता है। उसको आपको डिकोड करना है, दैट इज व्हाट, कि पोयम में, पोयम जो लिखा जाता है वह कोडिंग में होता है। और आपका ड्यूटी क्या है कि बीइंग अ क्रिटिक यू हैव टू डिकोड, एंड व्हेन यू डिकोड एनीथिंग, इट मींस इट मे बी, इट मे बी, इट मे बी। तब उन्होंने कहा जब आप तमाम तरह से उसको डिकोड करते हैं तो यू कांट गेट द फाइनल मीनिंग। ये पॉइंट आप ध्यान में रखिएगा। यू कांट गेट द फाइनल मीनिंग बट यू कैन रीच नियर द मीनिंग। पोयम को पढ़ते समय आप क्या कर सकते हैं, कभी भी फाइनली वहां पर नहीं पहुंच सकते हैं, बल्कि आप पोयम के, यू कांट गेट द मीनिंग बट यू कैन रीच नियर द मीनिंग।
आप मीनिंग को तो नहीं प्राप्त कर सकते, लेकिन आप मीनिंग के नजदीक तक पहुंच सकते हैं। दिस इज एन अदर इम्पोर्टेंट पॉइंट। दिस इज अनदर इम्पोर्टेंट पॉइंट। नो वन कैन गेट द फाइनल मीनिंग ऑफ द पोयम, बट वी कैन रीच नियर द मीनिंग। आई थिंक कि मेरी बात समझ में आ रही है। ये एक बड़ी बात बताई गई है। कभी भी किसी लाइन का ये नहीं हो सकता कि यही फाइनल मीनिंग है, पोयट सेज। बार बार ऑब्जेक्शन वहीं पे आएगा, पोयट सेज। कैसे आप कह सकते हैं यही फाइनल मीनिंग है, पोयट सेज? नो, नॉट एट ऑल। आप मीनिंग के नजदीक पहुंच सकते हैं, ये भी तमाम चीजें। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल बाद में चल के जैक्स देरेदा का रहा, जिन्होंने, अब जब आपने इतना सारा चीजें जान लिया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो आई ए रिचर्ड्स ने कहा कि जब भी आप रीडर को पढ़ाइए पोयम, तो पोयम के बारे में ज्यादा बात करिए, पोएट के बारे में कम बात करिए। जब भी आप रीडर को पोयम पढ़ाइए, देन यू हैव टू टॉक अबाउट द पोयम, यू डोंट हैव टू टॉक अबाउट द सोसाइटी और द एज इन विच द पोयम वाज रिटन। जिस एज में पोयम लिखा के उसके बारे में कम बात करिए। जी, क्या उस एज के कैरेक्टरिस्टिक्स थी उसके बारे में आप कम बात करिए। आपको जो भी बात करनी है, जो भी चीजें, साक्ष्य आपको कहाँ से उठाना है? केवल उसी पोयम से ही। अगर आप ये बात कहते हैं कि यहाँ पे पिसिमिज्म है, तो पिसिमिज्म आपको कैसे पता चला, कहाँ पे लगा? तब आप वहां पे पाते हैं कि नोट ऑफ ह्यूमन मिजरी, जब एजियन सी का वर्ड यूज होता है कि सोफोक्लिस आल्सो हर्ड इट ऑन द एजियन सी, इस तरह से करके लाइन, तो क्या हर्ड किया सोफोक्लिस ने? एंड हु वाज सोफोक्लिस? तब आपको सोफोक्लिस के बारे में जानना पड़ेगा कि ये सोफोक्लिस जो आदमी है या नाम है, ये किसका नाम है? इज इट द नेम ऑफ एनी कैरेक्टर? इज इट द नेम ऑफ एनी ऑथर? देन यू गो इन द पास्ट, तब पता चलता है ये सोफोक्लिस रहा है। उसने भी वही बात कही। सो यू विल कम टू नो कि ग्रेजुअली और स्लो रीडिंग इट्स अ प्रोसेस। और फिर उसमें क्या चीज उन्होंने अडॉप्ट किया, उन्होंने कहा कि आपको कंटेंट पे ना ध्यान रख करके फॉर्म पर। फॉर्म पे जब आप ध्यान देंगे तो फॉर्म खुद ही कंटेंट बताता है। कंटेंट क्या बताता है? जैसे आपने कहा कि पोएट इज क्राइंग, पोएट इज लैमेंटिंग। पोएट इज क्राइंग, पोएट इज लैमेंटिंग, अगर आप इस तरह से पाते तो क्राइंग और लैमेंटिंग का उन्होंने क्या चीज किया हुआ है? वहां पे कौन सी बातें बताई हुई? इसके अलावा आप ये देखेंगे आगे आने वाले, मतलब हमने तो ये फाइनल 2-3 लेक्चर में बता दिया कि मॉडर्न थियरी क्या कहती है, कि हाउ टू इंटरप्रेट द पोएम, हाउ टू अंडरस्टैंड द पोएम। उसमें आप ये देखेंगे कि उन्होंने तमाम टूल्स बता, उन्होंने कहा कि आपको कंटेंट पर उतना बात नहीं करनी जितना फॉर्म पर। यह मैकेनिकल स्टडी है, यह टेक्निकल स्टडी है, जिसमें फॉर्म में क्या आपका इमेज हो गया, सिंबल हो गया, वॉइस हो गई, टोन हो गया, डिक्शन हो गया, फॉर्म ऑफ द पोयम हो गया, फॉर्म ऑफ स्टैंजा हो गया, फॉर्म ऑफ आपका वर्स हो गया, फिगर्स ऑफ स्पीच हो गई, साउंड हो गया, रिदम हो गया, राइम पैटर्न हो गया। ये सब उन्होंने कहा, ये सब पोयम में मौजूद रहता है, हर पोयम। ट्राई टू फाइंड आउट। और ये सारी चीजें बताती है कि पोएट का मूड क्या है, पोएट क्या बताना चाहता है। तो आई थिंक कि नाउ आई हैव डन, जो मैं आपको बताना चाहता था पिछले 2-3 दिनों में, वो मैंने आपको बताया। अब आपको जब भी मैं लिटरेरी टर्म शुरू करूंगा इससे रिलेटेड या चीजों को लेकर के, तो उससे आपको आसानी होगी। इसका मतलब ये है कि अब ये फिक्स हो गया कि इस प्रोसेस में जब आप चल रहे हैं, तो इस क्लास में हम लोग जो है कल से जब बात करेंगे, तो किसको लेकर के करेंगे? लिटरेरी टर्म्स को लेकर के बात करेंगे। और उस लिटरेरी टर्म्स में जब बार बार ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव आएगा, एसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी आएगा, या इमेज आएगा, या सिंबल आएगा, तो आपको पहले से ये माइंड में रहेगा कि हमने इसके ऊपर लेक्चर दिया था, और ये टर्म किससे जुड़ा हुआ, क्यों ये बातें कही जा रही थी। ये सब किससे जुड़ा हुआ है? ये सब फॉर्म से जुड़ा हुआ है। ये सब किससे जुड़ा हुआ है? ये सब जुड़ा हुआ है कि पोयम को लिखने का एक तरीका होता है, और उस तरीके के ये पहलू है, ये सारे एलिमेंट्स हैं। So I think you all have enjoyed this session. You were enlightened, and hopefully I think you liked this session, because क्योंकि एक, मैं नहीं कहता नई रही है, लेकिन आपके लिए थोड़ा सा एक नई अ, विचार को लेकर के थोड़ा यहाँ पे रहा होगा, एक नए ढंग से पोयम को समझ। बाकी यू कैन सेंड योर फीडबैक regarding class, whatever you want to say. We will meet in the evening, sorry, in morning, कल सुबह में 8 बजे।
ओके, थैंक यू।